हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूं, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस आपको पड़ेगा 450 रुपीज़ ओनली, और इस कोर्स में जो है आपको कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, प्लस ऑल नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लस 1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिलेगी, और प्लस 50 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगी। और ये सोर्स सिलेक्शन बैच है, तो आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम डेट पास आ गई है, और अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहेंगे या परचेस करना चाहेंगे तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको जो है ये टेस्ट सिर्फ 199 रुपीज़ में पड़ेगी। इसमें जो है आपको 50 प्लस फुल लेंथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज पर सिलेबस। रियल एग्ज़ाम लाइक आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। यहाँ पर ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग बनेगी, और सब कुछ आपको जो है डिटेल एनालिसिस करवा दिया जाएगा। और अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द मिल्क इज़ पम्प थ्रू द फ्लो ईटर इनटू द लार्ज वर्टिकल स्टोरेज टैंक 55,000 to 1,15,000 लीटर कैपेसिटी कॉल्ड। यानी उस स्टोरेज स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है जहां हम मिल्क जो है वो स्टोर करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको सिलो कहा जाता है। ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको जो है सिलो कहते हैं, और इसमें जो है हम लोग जो है मिल्क को स्टोर करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। What is the name of the flagship publication of the Food and Agriculture Organization Fisheries and Aquaculture Department? यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट की जो है वो फ्लैगशिप कौन सी है, तो वो फ्लैगशिप है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और इसको जो है सोफिया भी कहते हैं। तो जो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज़ द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्किश वाटर एक्वाकल्चर इज़ सिचुएटेड इन, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्किश वाटर एक्वाकल्चर ये कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो ये है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्किश वाटर एक्वाकल्चर है। तो बार्किश वाटर मतलब क्या होता है, बार्किश वाटर मतलब होता है कि इस वाटर में जो है अपना जो फ्रेश वाटर होता है उससे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट जो होता है ज़्यादा होता है, और सी वाटर से जो है सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम होता है। इसको जो है बार्किश वाटर कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ग्रीन फॉडर इज़ द प्राइमरी ओनली सोर्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर लैक्टेशन, यानी लैक्टेशन के वक्त जो है एनिमल को जो है विटामिन का जो सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स जो है वो सिर्फ है ग्रीन फॉडर, यानी उसको ग्रीन फॉडर कंज्यूम करने से ही सिर्फ विटामिन ए मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक टिक्स, माइट्स एंड फ्लिप्स विच सक द ब्लड फ्रॉम द बर्ड, यानी जो कि ऐसे एनिमल्स जो हम रिमूव करते हैं, ऐसे पेस्ट जो है जैसे टिक्स है, माइट्स है, फ्लिप्स है, इनको जो है ये जो है ब्लड सक करते हैं बर्ड में।
तो इनको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिलाइजिंग। डिलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक टिक्स, माइट्स एंड फ्लिप्स विच सक द ब्लड फ्रॉम द बर्ड्स। ये क्या करते हैं कि जो भी बर्ड के जो फिदर्स होते हैं, बर्ड्स की, इनको क्या करते हैं? ये इरिटेट करते हैं, और इनको इरिटेट करते हैं और यहाँ पर जो है जम्स पैदा करते हैं, और जम्स पर पैदा होते हैं तो जो है बर्ड को डिसीजेस हो जाते हैं। इसीलिए जो है डिलाइजिंग करना बहुत ही आवश्यक प्रोसेस होती हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो है 4 प्रिंसिपल्स है, और वो है हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। ये जो है 4 जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है हेल्थ। तो हेल्थ जो है वो सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यानी क्या है कि जो भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उससे जो है सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद दिया गया है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो है किसी भी जो है चीज़ के लिए जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसके लिए हार्मफुल नहीं है। इसीलिए जो है हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का जो है यूज़ नहीं करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस का जो है यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो है इकोलॉजी को, जो भी इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको जो है हानि नहीं पहुंचानी होती है। तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है फेयरनेस, यानी जो भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसका सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें जो है वो फेयर होनी चाहिए, वो इक्वल मात्रा में जो है होनी चाहिए। सारी जो चीज़ें हैं वो अपना जो भी मैनेजमेंट है वो अच्छे से तय करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा प्रिंसिपल है वो है केयर, यानी इसमें जो है हमें एनवायरनमेंट की जो है केयर करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी। एनवायरनमेंट का केयर करने के बाद जो है हमें सॉइल हेल्थ मेंटेन करनी होगी, और इन फ्यूचर के लिए भी जो है हमें जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है एनवायरनमेंट को अच्छा रखना होगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल्स हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द परमेबल स्टैंडर्ड ऑफ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ अ परमेबल मटेरियल विच इज़ कैपेबल ऑफ यील्ड appreciable quantities of ground water under gravity is known as, यानी इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ बताया गया कि नीचे जो है वो पूरा वाटर है, और इसके ऊपर जो है या तो सॉइल का सरफेस है या फिर किसी चीज़ का सरफेस है, और ये जो ग्राउंड वाटर है ये जो है वो ग्रेविटी में प्रेजेंट है। लेकिन ये ग्राउंड वाटर जो है जब हमें अवेलेबल चाहिए तब हम इसको जो है निकाल सकते हैं, तो इसको जो है एक्वाफर कहा जाता है। एक्वाफर ये जो है जैसे कि हमारा वेल हो गया, बोरवेल हो गए, हमारा जो है हैंडपम्प हो गया। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे जो है वो पूरा वाटर है और ऊपर जो है वो सॉइल सरफेस है। अगर हमारा यहाँ पर घर होगा तो, और अगर यहाँ पर हैंडपम्प हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्वीफर। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड कॉटन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हैव सर्वल इंडस्ट्रीज यूजेस द इम्पॉर्टेंट वन बीइंग इन बेयरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कौन सा सब्सटेंस है जो कि हम बेयरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो वो है पैपेन। और पैपेन ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये पपाया का ना ड्राई पार्ट होता है, इसको ड्राई लैक्टिस कहते हैं। ये ड्राइड लैक्टिस है जो कि हम पपाया प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो यूज़ किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ में। और जो है पपाया का बॉटनिकल नेम क्या है, पपाया का बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया, और इसकी फैमिली क्या है, कैरिकेसी। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। पपाया रिंग स्पॉट वायरस, यानी पपाया रिंग स्पॉट वायरस कौन सा वायरस है, तो ये अगर हमारा पपाया हो गया तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे जो है रिंग्स हो जाते हैं, और ये जो है इस डिसीज़ को क्या कहते हैं, पपाया रिंग स्पॉट वायरस कहते हैं।
ये जो डिसीज़ होता है इस पर जो है छोटे छोटे रिंग्स पैदा हो जाते हैं और हमारी पपई जो है वो येलोइश हो जाती है धीरे धीरे। तो ये होता है पपाया रिंग स्पॉट वायरस में। तो वो कौन सा वायरस है, वो है पॉटी वायरस। ये जो पॉटी वायरस है ये जो है ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड है आरएनए वायरस का। और इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है पॉटीविराइटी फैमिली। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लिनसीड कैन बी यूज एज क्रॉप, यानी लिनसीड क्रॉप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। लिनसीड ये जो है एक ऑयल सीड भी है और ये एक फाइबरस क्रॉप भी है। तो इसको जो है बोथ ऑयल सीड एंड फाइबर दोनों की तरह यूज़ किया जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल इज़ रिच इन फिलिंग द ब्लैंक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी एलुवियल सॉइल किस माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो एलुवियल सॉइल में जो है पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ई चरक, यानी ई चरक क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। यानी ई चरक की जो प्लेटफॉर्म है ये किस चीज़ के लिए है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर कमर्शियल क्रॉप, ये क्या है, कमर्शियल क्रॉप के लिए प्लेटफॉर्म है क्या, नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है। It is a e-channel for herbs, aromatic, raw material and knowledge, is a platform to enable information exchange between various stakeholders involved in the medicinal plant sector। यानी जो है हमारे हर्ब्स जो है, जो aromatic plants है वो जो है वो medicinal plants में आते हैं। तो ये ई-चरक, ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो है हमारे medicinal plants के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ द वर्ल्ड फूड डे थीम फॉर 2020। यहाँ मतलब यहाँ पर 2020 का जो है वर्ल्ड फूड डे थीम पूछा गया है, क्योंकि वो वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या था, वो भी 2020 में। तो यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप होगा क्या, नहीं, ये तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का थीम है। उसके बाद ग्रो टुगेदर होगा क्या, नहीं, सिर्फ ग्रो टुगेदर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर थीम क्या थी वर्ल्ड फूड डे थीम, तो वो थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। तो ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर इज़ द वर्ल्ड फूड डे थीम फॉर 2020। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिजनेस मॉडल इज, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिजनेस मॉडल कौन से हैं। तो पहले दिया गया कल्चरल मॉडल, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल नहीं है। दूसरा दिया गया कलेक्टिव मॉडल, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिजनेस मॉडल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो है इंटरमीडिएटरी मॉडल एंड इनफॉर्मल मॉडल। इनफॉर्मल मॉडल और इंटरमीडिएटरी मॉडल ये जो है कल्चरल फार्मिंग के बिजनेस मॉडल है। इनफॉर्मल मॉडल में क्या होता है, यहाँ इनफॉर्मल मॉडल में जो होता है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो फार्मिंग की जाती है वो सीजनेबल क्रॉप के लिए की जाती है, वो भी स्मॉल होल्डर्स जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए जो है ये इनफॉर्मल मॉडल बनाया गया है। और इंटरमीडिएट मॉडल में क्या होता है कि जो भी गांव के जो बड़े जो होते हैं मतलब बिग होल्डर्स लैंड वाले जो फार्मर्स होते हैं, उसके बाद जो गांव में जो सरपंच वगैरह होते हैं या फिर जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन करते हैं, तो उसे जो है इंटरमीडिएट मॉडल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इज़ नेसेसरी फॉर डिज़ाइनिंग फार्म पॉट टैंक्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी ये जो है नेसेसरी है फॉर डिज़ाइनिंग फार्म पॉट टैंक्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो क्या वेदर हो जाएगा का, वेदर से जो है हम जो है टैंक्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमें नेसेसरी नहीं है। क्लाउड बेस भी जो है वो नेसेसरी नहीं है फार्म पॉट्स के लिए, टैंक्स के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो रेन एनालिसिस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर रेन एनालिसिस ज़्यादा होगा वहाँ हमारा पॉन्ड साइज़ कितना होना चाहिए, वहाँ हमारी इरिगेशन की मेथड कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसमें टैंक का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम जो है रेन एनालिसिस करने के बाद जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा रेन एनालिसिस ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री इज़ डिफाइन एज, यानी सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है। कल्चरल प्रोग्राम इन फॉरेस्ट बाय पीपल, जी नहीं, ये तो आधी अधूरी जो है डेफिनेशन हो जाएगी।
और कल्चरल प्रोग्राम इन फॉरेस्ट बाय पीपल, ये जो है इसे तो सोशल फॉरेस्ट्री नहीं कहा जा सकता, ये जो है ये डेफिनेशन नहीं है। डिफाइन एज पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, ये भी जो है फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन नहीं हो सकती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट विच primarily aims at providing continuous flow of good and services for the benefit of people। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स कैन बी प्लान बाय अंडरस्टैंडिंग द रेनफॉल पैटर्न, यानी एक बार हमें जो है रेनफॉल का पैटर्न पता चल गया तो हम जो है क्या प्लान कर सकते हैं? क्या हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं? क्या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान हम तब करेंगे जब पर्टिकुलर डिसीज़ जो है हमें पर्टिकुलर प्लांट पर दिखाई देगा। फर्टिगेशन का भी वैसा ही यूज़ होगा कि इस फर्टिलाइज़र की अब इस प्लांट को ज़रूरत है तो हम जो है उसमें जो है फर्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है रेनफॉल पैटर्न और फर्टिगेशन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम पे जो है हमारा जो है रेनफॉल पैटर्न पे बेस्ड होता है। क्रॉपिंग सिस्टम कैन बी प्लान बाय अंडरस्टैंडिंग द रेनफॉल पैटर्न, यानी ज़्यादा बारिश हो गई तो जैसे रेनी सीज़न हो गया तो हम राइस लेते हैं, विंटर में हम लोग जो वीट लेते हैं, इस तरह से जो है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो चलता रहता है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हु डिस्क्राइब दैट कॉन्सेप्चुअली सोशल फॉरेस्ट्री डील्स विद पुअर पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स सच एज फ्यूल, फॉडर, etc टू मीट द नीड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी पर्टिकुलरली अनप्रिविलेज सेक्शन। यानी ये जो डेफिनेशन है सोशल फॉरेस्ट्री की, ये किसने दी थी? तो वो दी थी शाह ने। शाह स्टेटेड, मतलब शाह ने जो है ये डेफिनेशन दी थी कि कॉन्सेप्चुअली social forestry deals with the poor people to produce goods such as fuel, fodder, etc to meet the needs of the local community particularly unprivileged section। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। The production of woody plant combined with the posture is referred to, यानी जो है वुडी प्लांट्स जो है वुडी प्लांट में जो है शब्स आते हैं, डिफरेंट हर्ब्स आते हैं, उनसे जो है वुड निकलता है, यानी उनका वुड ये जो है इकोनॉमिकल पार्ट एज ए यूज़ किया जाता है। प्लस जो है वही जो है वुडी प्लांट्स जो है उनके बीच में जो है पॉस्चर ग्रेजिंग के लिए जो है लैंड यूज़ की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिल्वी पॉस्चर सिस्टम। उसको सिर्फ पॉस्चर नहीं कहा जा सकता, तो उसे कहा जाता है सिल्वी पॉस्चर सिस्टम। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन इज़ द, यानी ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो न्यूट्रिएंट है। ये एक न्यूट्रिएंट तो है, पर क्या करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या ये के ऑफ प्लांट है? नहीं, ये क्ले ऑफ प्लांट तो नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कार्बन इज़ द लाइव ग्लूकोज फॉर डाइंग सॉइल, यानी मरने वाली सॉइल के लिए जो है ऑर्गेनिक कार्बन है कि ये जो ग्लूकोज की तरह है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ये जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको जो है लाइव ग्लूकोज फॉर डाइंग सॉइल के लिए ऐसा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द मीट ऑफ डेड एनिमल इज़ ड्राइड एंड कन्वर्टेड इनटू मीट मील विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, यानी जो मीट होता है डेड एनिमल का उसको जो सुखाया जाता है और फिर उसके मील को जो है एज अ मीट मील, यानी ये एक जो है फीड सप्लीमेंट हो गया। मीट मील ये जो है एक फीड सप्लीमेंट हो गया। तो ये जो है ये गुड सोर्स ऑफ, यानी किसका सोर्स है? ये तो ये सोर्स है नाइट्रोजन का। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पंचगव्य, यानी पंचगव्य क्या है? तो पंचगव्य क्या है? an organic product that has a potential to play the role of promoting growth and providing immunity in a प्लांट सिस्टम, यानी कि जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि प्लांट की जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये जो है पंचगव्य ये जो है ये 9 मटेरियल से बनता है। 9 मटेरियल से बनता है। तो वो 9 मटेरियल क्या है? वो है काउडक सबसे पहला, उसके बाद काऊ यूरिन सेकेंड, थर्ड है मिल्क, फोर्थ है कर्ड, फिफ्थ है जैगरी, सिक्स्थ है घी, और सेवन्थ है बनाना, और 8 है टेंडर कोकोनट, और 9 है वाटर। यानी इस तरह से जो है वो जो है पंचगव्य बनता है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं।
फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ के लिए जो है कौन सा जो है एनवायरमेंटल पैरामीटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम अपटेक ये जो है ये एनवायरमेंटल पैरामीटर नहीं है। बोरॉन न्यूट्रिएंट ये भी जो है एक एनवायरमेंटल पैरामीटर नहीं है। तो सॉइल टेम्परेचर ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सॉइल टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर फॉर प्लांट ग्रोथ। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल ऑफ पोटेशियम रिड्यूस, यानी हाई लेवल ऑफ पोटेशियम क्या रिड्यूस करता है सॉइल में या फिर प्लांट में, तो वो मैग्नीशियम रिड्यूस करता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच प्लांट नीड्स मोर ऑफ अ गिवन न्यूट्रिएंट, यानी उससे जितना न्यूट्रिएंट दिया गया है उससे ज़्यादा जो है उसे जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को या फिर उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हिडन हंगर इज रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्रॉप नीड्स टू मोर ऑफ गिवन न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट्स हम जितना प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को उससे ज़्यादा जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और हिडन हंगर ये जो सिचुएशन होते हैं इसमें जो है प्लांट जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है वो शो नहीं करता है, लेकिन उसको जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स आर, यानी नाइट्रोजन डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या है। लाइट ग्रीन लीफ एंड प्लांट कलर विथ द ओल्डर लीव्स टर्निंग येलो, ये जो है ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी का सिम्टम्स है। लीव्स दैट विल इवेंचुअली टर्न ब्राउन एंड डाई, ये भी जो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी का सिम्टम्स है। प्लांट ग्रोथ इज स्लो, प्लांट विल बी स्टंडेड एंड विल मैच्योर अर्ली, ये भी जो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी का जो है सिम्टम है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, turbulence in atmosphere increasing the supply of carbon dioxide to the plant resulting in greater photosynthesis rate, यानी किस चीज़ की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है इन द एटमॉस्फेयर, तो वो होता है वाइन इंक्रीज़ के साथ। वाइन इंक्रीज़ के साथ जो है एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ होता है और वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। वाइन इंक्रीज द फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोडक्शन इन बार्ले एंड राइस, यानी वाइन जो है किस चीज़ का जो है प्रोडक्शन बार्ले और राइस में बढ़ा देता है, तो वो है इथिलीन। इथिलीन से क्या होता है कि बार्ले और राइस में जो है ग्रेन फिलिंग होती है, उनसे जो है जर्मिनेशन अच्छा होता है और ये जो है इससे जो है राइस की ग्रोथ भी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इथिलीन प्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ के तरफ बढ़ते हैं। लिफ्टिंग ऑफ प्लांट अलॉन्ग विद द सॉइल फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन बाय आइस एंड क्रिस्टल, दिस इज़ अ, यानी सॉइल के साथ साथ जो है भी जो है वो जो है निकल जाती है। जब हम जो है प्लांट को निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैकेनिकल लिफ्टिंग कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हेविंग कहा जाता है। और वो जहाँ पर ये लो टेम्परेचर होता है ना वहाँ पर ये होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट MCQ की तरफ। द कलर ऑफ मैग्नेटाइट मिनरल इज़, यानी मैग्नेटाइट मिनरल का कलर क्या होता है, तो उसका कलर होता है ब्लैक। मैग्नेटाइट मिनरल का कलर जो है वो होता है ब्लैक, उससे जो है आगे जो है हम लोग जो है मैग्नेट तैयार करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जिप्सम इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, यानी जिप्सम ये जो है ये किस न्यूट्रिएंट का सोर्स है, तो वो सोर्स है सल्फ़र प्लस कैल्शियम, यानी जिप्सम ये जो है सल्फ़र प्लस कैल्शियम इसका सोर्स है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। रेड लीफ ऑफ कॉटन कॉज बाय डिफिशियंसी, यानी रेड लीफ ऑफ कॉटन ये जो है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो भी कॉटन की ये जो लीव्स होते हैं ये जो होते हैं ये जो है थोड़ा थोड़ा जो है रेड शेड दिखाई देते हैं, तो इसको जो है रेड लीफ ऑफ कॉटन कहा जाता है। और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों की डिफिशियंसी की वजह से होता है, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन में सिर्फ नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर एट, यानी इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है,
तो ये कहाँ पर है, ये पेरू में है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। What is the botanical name and family of black nightshade? यानी ब्लैक नाइट शेड, ये जो आपको यहाँ पर प्लांट दिखाई दे रहा है, इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली क्या है? ब्लैक नाइट शेड ये जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और ये जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, और ये कभी कभी जो है पॉइजनस होता है, और इसके सारे जो प्लांट पार्ट्स हैं वो एज अ मेडिसिनल प्लांट या जो मेडिसिनल पार्ट यूज़ किया जाता है। इसको जो है आई डिसीज़ में यूज़ किया जाता है, और स्टमक इरिटेशन में जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द दिस ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हीट ट्रैप बाय द एनवायरनमेंट। यानी ऐसा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हीट ट्रैप बाय द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, यानी ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर है हैरी मार्शल वार्ड। हैरी मार्शल वार्ड को जो है ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहा जाता है, और इनका जन्म हुआ था 21 मार्च को, और 21 मार्च को 1854 में, और इनका जो है वो मृत्यु हुई थी 26 अगस्त को, और 26 अगस्त को इनकी जो है मृत्यु हुई थी इन 1906 में। और एक ब्रिटिश जो है बॉटनिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट थे और पैथोलॉजिस्ट थे। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अर्का रश्मि इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी अर्का रश्मि ये जो है ये किस चीज़ की वेराइटी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये वेराइटी है गावा की, और गावा का बॉटनिकल नेम क्या है, सोडियम गुंजवा, और इसकी फैमिली क्या है, माइट्रेसी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ कोकोनट इज़, यानी कोकोनट की फैमिली को क्या कहा जाता है? तो कोकोनट की फैमिली को जो है यहाँ पर कोकोनट की फैमिली पूछी गई है, और कोकोनट की फैमिली क्या है, आर्केसी, और कोकोनट का बॉटनिकल नेम क्या है, कोकस नुसिफेरा। चलिए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। अ स्टेट और अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह का और पर्टिकुलर जो है कंट्री का, फिर उसमें जो है स्टेट का, स्टेट में से जो है टाउन का, और टाउन में से भी जो है पर्टिकुलर घर का जो है वो जो भी वेदर होता है वो अलग अलग डिफ़र करता है। इसीलिए इसको जो है वेदर को जो है वो जो है हम लोग जो है अ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है इसको जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो वेदर हो जाएगी, क्योंकि ये जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर डिफ़र करता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। स्टेम स्वेलिंग और बल्गिंग इज़ अ डिसीज़ ऑफ क्रॉप, यानी जो है स्टेम का फूल जाना, स्टेम पर स्वेलिंग आना या फिर बल्गिंग आना, ये कौन सी जो है प्लांट का डिसीज़ है? तो वो आंवला प्लांट का डिसीज़ है। आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं, बीच में जो है स्टेम जो है फूल गया है, यानी उस पर जो है स्वेलिंग आ गई है। ये जो है ये डिसीज़ है आंवला का। और आंवला का बॉटनिकल नेम क्या है? फैलिएंथस इम्प्लिका। और आंवला की फैमिली क्या है? फैलिकेंथेसी। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज़, यानी मैंगो की सीडलेस वेराइटी कौन सी है? तो दशहरी में भी सीड होता है और नीलम में भी सीड होता है। तो सिंधु ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु ये जो है रत्ना और अल्फांसो मैंगो की क्रॉस ब्रीड है, और ये सीडलेस वेराइटी है मैंगो की। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप इज़, यानी ग्रेप की जो है सीडलेस वेराइटी कौन सी है, ये यहाँ पर पूछी गई है। दशहरी नीलम ये तो मैंगो की वेराइटी है, हमने अभी देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा शरद। शरद ये जो है सीडलेस ग्रेप की जो है वो वेराइटी है। और ग्रेप का बॉटनिकल नेम क्या है? विटियस विनिफेरा, और फैमिली क्या है? विटेसी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल कैरोट डे, यानी इंटरनेशनल कैरोट डे ये है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। स्पॉट्स ऑन फ्रूट्स वेयर डार्क ब्राउन इरेगुलर
silently raised with oily appearance with split open with L-shaped cracks under served cases with disease symptoms. In which crop is this? यानी जो है इतने सारे जो हमें जो सिम्टम्स दिए गए हैं ये जो है ये कौन सा डिसीज़ है और कौन से क्रॉप पे लगता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पोमेग्रेनेट का फ्रूट है और ये बैक्टीरियल लीफ एंड फ्रूट स्पॉट डिसीज़ है, जिसमें एल शेप की क्रैक देखिए यहाँ पर आ गई है और जो है ब्लैक कलर के स्पॉट हमें नज़र आ रहे हैं। ऊपर से इसका जो है ऑयली अपीयरेंस हो जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ क्रॉप इज़ कॉल्ड एज ट्रंक, यानी कौन से प्लांट के स्टेम को जो है ट्रंक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोकोनट के प्लांट को। कोकोनट के प्लांट के स्टेम को जो है ट्रंक कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट हॉर्स पावर फॉर डूइंग फार्म वर्क, यानी फार्म वर्क करके जो है एवरेज जो है मैन जो है मैक्सिमम जो है पावर कितना डेवलप करता है, तो वो डेवलप करता है 0.1 हॉर्स पावर। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। पावर डेवलप बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलॉग अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर यूजुअल फार्म वर्क, यानी जो है एक बुलॉग्स जो है वो बुलक की जो एक पेयर है वो कितना पावर जो है जनरेट करती है, वो 1 हॉर्स पावर जो है फार्म वर्क में जनरेट करती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। गोल्गी apparatus also known as the Golgi complex, Golgi body and simply the Golgi is an organelle found in most, यानी आप जो है ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जितने भी यूकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं उनमें जो है प्रेजेंट होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग ये कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 2014 में। दोस्तों अगर आप FCI की तैयारी कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 1699 रुपीज़ है। इसमें जो है आपको फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल फॉर्म में ई बुक्स मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। बोर्ड जो है आपको जो है एग्ज़ाम बेसिस पर यहाँ पर जो है सब जो है टॉपिक वाइज बोर्ड नोट्स मिल जाएंगी। 1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एज़ पर सिलेबस, और इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्ज़ाम तक होगी और आपको जो है ग्रुप डिस्कशन भी करवा दिया जाएगा। और इस तरह से ही जो है पूरा कोर्स जो है आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप हमारे FCI का ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा जो है प्ले स्टोर से एग्रीकल्चर एंड GK ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो है इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।